हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक क्वेश्चन को फिर से एड्रेस करूंगी जो आपके प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी। तो इस ये क्वेश्चन आप जब अपना क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे प्रीवियस ईयर्स के, सो बहुत बार रिपीट करके पूछा गया है। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि इसके आंसर आपको मॉडल आंसर में प्रोवाइड कर पाऊँ। जितने मल्टीपल डायमेंशंस इस क्वेश्चन में हमें लिखने की ज़रूरत है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँ। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि पॉलिटिकल साइंस से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने अपने नए चैनल में अपलोड किया है। तो आप जाकर उस चैनल को विज़िट कर सकते हो, या लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो नेक्स्ट जो आपके सेमेस्टर्स के पेपर हैं, बहुत सारा सिलेबस मैंने ऑलरेडी वहाँ पर कवर किया है और फ्यूचर में भी मैं कवर करूँगी। सो टू बी अपडेटेड ज़रूरी है कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना डिस्कशन, जो रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी है। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको ये समझना कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे अपने आंसर को, तो इन दो जो कीवर्ड हमारे क्वेश्चन में पूछे गए ना, जब भी आप क्वेश्चन लिखो तो ज़रूरी है कि उस क्वेश्चन को कई सारे पार्ट में ब्रेक करो। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी, राइट। तो अब यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी पता होना चाहिए, देन ब्यूरोक्रेसी पता होना चाहिए, फिर पूछा है रोल। तो 3 सेगमेंट हो गए आपने, तो 3 पार्ट में आपने पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया। तो अब आपको जब भी आंसर लिख रहे होगे तो आपके जो माइंड में ये 3 कीवर्ड्स ज़रूर होने चाहिए। कई बार होता है जब हम क्वेश्चन को ब्रेक नहीं करते तो हम बस एक ऐसे की तरीके से कुछ भी लिखते रहते हैं, राइट। तो ज़रूरी है कि क्वेश्चन का कीवर्ड को पकड़कर आप चलो आंसर में लिखने। तो देखते हैं ब्यूरोक्रेसी से क्या मतलब है। तो पहले मैं डेमोक्रेसी एक्सप्लेन करूं ताकि बेटर समझ में आए आपको ब्यूरोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में हमने देखा है कि 3 पिलर्स होते हैं, 3 मेजर पिलर्स जो जिस पर डेमोक्रेसी बेस्ड होती है, ऑपरेट होती है, राइट। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड जो ये ब्यूरोक्रेसी है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर जैसे हमारी पार्लियामेंट हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज हो गई, राइट। जुडिशरी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए। एग्जीक्यूटिव जिसे हम गवर्नमेंट भी कहते हैं, राइट। तो एग्जीक्यूटिव में जो ब्यूरोक्रेसी है, दिस इज़ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब क्या है, एक फिक्स्ड एक टर्म के लिए होते हैं, 5 साल। अगर मान लीजिए कोalition गवर्नमेंट है, सरकार नहीं चली, तो 5 साल से कम के लिए भी हो सकती है। बट जो ब्यूरोक्रेसी होती है, दिस इज़ द परमानेंट, राइट। एक पर्टिकुलर टर्म्स होता है, ईयर्स होते हैं सर्विस के, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी बेसिकली वो आर्म है गवर्नमेंट की, दैट इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो क्या करती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट की। अब ये लोग जो ब्यूरोक्रेसी में आते कहाँ से हैं, इन्हें आप स्टेट ऑफिशियल्स भी कह सकते हो या ऑफिसर्स कहते हो, जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के थ्रू लाती है। और दैट जो रिक्रूटमेंट है वो बेस्ड है किस पे, मेरिट प्रोसेस पे। ओके, सो ब्यूरोक्रेसी मीन्स रूल बाय ऑफिसर्स। डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हमारी हो गई। तो अब हमें यही देखना है कि इस ब्यूरोक्रेसी का डेमोक्रेसी में क्या रोल है। तो रोल को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ये देखें कि जो ये ब्यूरोक्रेसी है किस तरीके की ड्यूटीज़ परफॉर्म करती है, किस तरीके के फंक्शन रहते हैं। जब आप ब्यूरोक्रेसी की ड्यूटीज़ को समझ लोगे, तब आपको ब्यूरोक्रेसी का रोल की जो क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़्यादा बेटर होगी, राइट। जब आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फैमिली में हैं, सो आपके फादर की क्या ड्यूटी हैं आपके घर पे, आपकी फैमिली में, तभी आप समझ पाओगे ना कि आपके जो फादर की जो रोल है वो आपके घर में कितना इम्पॉर्टेंट है, या आपकी मदर का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो जिस तरीके के फंक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उस घर में, उससे उनकी इम्पॉर्टेंस पता चल रही है, उनके रोल की। तो इन द सेम मैनर ब्यूरोक्रेसी की ड्यूटीज़ को आप पहले हम समझेंगे, जिससे कि ब्यूरोक्रेसी के रोल को हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके, तो फंक्शंस यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स पॉइंट में मेंशन किए हैं।
तो आपको क्या करना है कि इन पॉइंट्स को फर्दर एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब जब आप एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर लिखोगे ना, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप रेलेवेंट एंड कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स यूज़ करो। मैं कोशिश करूँगी कि जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, तो जैसे कि ब्यूरोक्रेसी की पहली ड्यूटी क्या होती है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जब भी हम गवर्नमेंट जैसे ब्यूरोक्रेसी का नाम सुनते हैं तो क्या आता है कि सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करती है। जैसे पुलिस फोर्सेस हो गए आपके, क्योंकि अगर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये नहीं होगा तो सोसाइटी में क्या है, एनार्की हो जाएगी, अनरेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको अनरेस्ट को डील करना है तो ज़रूरी हो जाता है कि एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रॉपर मैकेनिज़म्स होनी चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी का पहली ड्यूटी क्या हो गई कि ये एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरीके काम करती हैं एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, राइट। ओके, तो पहला हो गया। देन सेकंड है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्विसेज होती हैं, उसमें उनका एक और इम्पॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेट करना। अब कोई भी पॉलिसी ले लो, उठा लो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो ऐसा थोड़ी है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं दैट आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, दैट एग्जीक्यूटिव। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, एंड दूसरी होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राइट, जो इलेक्ट होकर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट्स, पीएम ये बनाते हैं। तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, या पीएम हो गए, जब डिसीजंस लेते हैं, कोई बिल लाते हैं पार्लियामेंट में, तो उसके पीछे काम कौन कर रहा होता है? दिस परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, दिस परमानेंट एग्जीक्यूटिव, राइट। अब ये एग्जीक्यूटिव डाटा कलेक्ट करेंगे, सर्वे करेंगे, फिर उसके आधार पर जो पॉलिसी है उसे फॉर्मुलेट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इसके बाद से इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज़। और फिर जब ये जो पॉलिसी है ये फॉर्मुलेट हो जाती है, तो उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना ये दूसरा स्टेप हो जाता है। और ये भी कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है आपका, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जीक्यूटिव्स, जो स्टेट ऑफिसर्स होते हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसी ये एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी हो गई। देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। अब सोशल चेंज के इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए सोसाइटी में कोई सोशल एविल्स प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज, आप चाइल्ड मैरिज का दे सकते हो, राइट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। तो ये एग्जांपल इनको एग्जांपल्स को देकर आप कर सकते हो कि कैसे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है इसमें अपना रोल प्ले करती है। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में हेडलाइंस देखी होगी कि कोई प्राइमरी स्कूल से, और वहाँ पे जो ये मिड डे मील योजना चलती है ना, तो जो फूड कुक किया जाता है, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने मतलब रिजेक्ट किया खाना खाना, मतलब इग्नोर किया, क्योंकि किसी दलित कुक ने उसे बनाया था। तो इस तरीके के कंट्रोवर्सीज़ आपने बहुत सारे हेडलाइंस में पढ़े होंगे न्यूज़पेपर के। तो आप देखोगे फिर उस क्षेत्र का जो डीएम होगा, एसडीएम होगा, वो जाएगा, विजिट करेगा, उन्हें इन्फ्लुएंस करेगा, एक्शन लेगा, राइट। तो ये क्या है? सोशल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। तो जहाँ पर भी इस तरीके की सोशल एविल्स होती हैं, चाइल्ड मैरिज का एग्जाम्पल दे दो, अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल दे दो, तो ये सारे एग्जाम्पल्स का यूज़ करके आप कर देना कि ब्यूरोक्रेसी एक किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है सोशल चेंजेस लाने में सोसाइटी में। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो ड्यूटीज़ हो गई। अब जब जनधन योजना का जब अकाउंट खोले गए थे, आपने देखा था किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें काम किया कि जो पुअर पीपल्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द पीपल्स हैं, उनको भी कैसे मेन बैंकिंग से कनेक्ट किया जाए। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और भी दूसरे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, तो उसको कैसे रूरल एरियाज़ में इसे
प्रमोट किया जाए। फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के तहत ये सारे भी एग्जांपल्स दे सकते हो कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है इसने रूरल एरियाज़ में या वुमेन को लेकर है कि किस तरीके से उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट लाती है, बट उसके पीछे मशीनरी कौन काम कर रही होती है? ब्यूरोक्रेसी काम कर रही होती है, राइट। तो ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है फिर वेलफेयर सर्विसेज को प्रोवाइड करना। अब जिन्हें हम वेलफेयर सर्विसेज को हम गवर्नमेंट सर्विसेज के नाम से जानते हैं जनरली, कि गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे गवर्नमेंट बैंक, तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाएगा, राइट। अदर सर्विसेज हो गए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो भी तो जो सब्सिडाइज्ड होता है या कम दाम में होता है, फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, राइट। तो अब आप देखोगे कि ये सब क्या है? गवर्नमेंट सर्विसेज है ना। तो ये वेलफेयर स्टेट के क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं वो वेलफेयर स्टेट होते हैं, ओके। तो ज़रूरी हो जाता है कि जो सिटीजन्स हैं उनको अफोर्डेबल में जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। और भी एग्जांपल्स वेलफेयर सर्विसेज में दे सकते हो, जैसे जो सोशल सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड होती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन्स हो गई, राइट, विडो पेंशन्स हो गए, या इसके बाद वुमेन को लेकर एजुकेशन को लेकर बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, राइट। पॉवर्टी एलिवेशन से लेकर हो गई, या अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज हो गई। तो ये सारे आपके वेलफेयर सर्विसेज में आ जाएंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एलपीजी का जो फ्री गैस कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, आप उज्ज्वला योजना मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। तो ये सारी स्कीम्स आप मेंशन करके इस पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। अब आप मुझे फिर कमेंट करोगे कि इतने पॉइंट्स इनफ हैं क्या? जब इतने पॉइंट्स को मतलब मैक्सिमम ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स हो जाते हैं, और 10 पॉइंट्स को जब अगर 2-2, 3-3 लाइन में भी फर्दर एक्सप्लेन करोगे और एग्जांपल्स यूज़ करोगे ना, तो आपके 5-6 पैराग्राफ्स बहुत आसानी से हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो ड्यूटीज़ है ब्यूरोक्रेसी को, वो डेवलपमेंटल फंक्शन से रिलेटेड है। अब वो डेवलपमेंट किसी भी डोमेन में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है। वो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सकता है। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कैसे? जैसे मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, जैसे कि जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जो मॉडर्न मशीनरी आ रही है, उसका यूज़ करना एग्रीकल्चर में, राइट। इसके बाद से जैसे अदर इंडस्ट्रीज़ हो गए, ट्रेड हो गए, बैंकिंग फंक्शंस हो गए। तो डेवलपमेंट फंक्शन किसी भी एरिया में हो सकता है। वो इकोनॉमी सेक्टर में भी हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो सकता है, सोशल सेक्टर में भी हो सकता है। अब सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट जहाँ पर हम इंडिविजुअल्स का लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर करते हैं, जैसे कि हमने उनको सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर दिया, राइट। इसके बाद से या जो अभी स्वच्छ भारत के तहत जो ओपन डिफिकेशन को हम ख़त्म कर रहे हैं, जो शौचालय बनवा रहे हैं गाँव में, उसको कर सकते हो आप। तो ये सारे डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं ना। हम जो बेसिक हाइजीन, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को। तो इससे क्या है, हम उनका लिविंग स्टैंडर्ड को हाई कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गए। देन डिजिटल डिवाइड के इशू को हम एड्रेस कर रहे हैं। डिजिटल डिवाइड मतलब जो डिजिटल लिटरेसी है, देखोगे कि बहुत सारे जो ह्यूज पॉपुलेशन ऐसी है जिसे अभी भी डिजिटल लिटरेसी नहीं आती। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर चलाना नहीं आता, फॉर एग्जांपल इंटरनेट का यूज़ करना नहीं आता। तो ये जो डिजिटल गैप है ना, इसे डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? डिजिटली लिटरेट करने की कोशिश कर रही है। अब इसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग स्किल्स प्रोग्राम गवर्नमेंट रन करती है। कौशल विकास हो गया, जैसे जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स ने गवर्नमेंट ने रन किया है। अब गवर्नमेंट, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई, बट एक्चुअली उन स्कीम को फॉर्मुलेट किसने किया, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी कर रही है ना। देन नेक्स्ट जो ड्यूटी, आप एडवाइजरी फंक्शन। अब एडवाइजरी फंक्शन का बहुत ही वास्ट स्कोप है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्टिकुलर आपका जो गांव का एरिया है या आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कुछ डेवलपमेंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टाउन ही बसाना है, या अर्बनाइजेशन, या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल करना है। तो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो गवर्नमेंट उनसे बोलेगी ना कि जस्ट फाइंड द बेस्ट लोकेशन, किस लोकेशन में इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सेटअप किया जाए या इस गवर्नमेंट स्कूल को सेटअप किया जाए, जिससे कि एक्सेसिबल हो, सभी लोगों के लिए सुटेबल हो। तो अब इसके लिए जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो सजेशन देगा ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्वे,
राइट। तो एडवाइजरी फंक्शंस का जो स्कोप है वो बहुत ह्यूज है। ओके, देन रोल इन पब्लिक रिलेशन। अब पब्लिक रिलेशन का मतलब ये है कि जो पीपल्स है ना, जो जो आम पब्लिक होती है, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, उनको गवर्नमेंट से कनेक्ट करने का काम करती है। तो पीपल्स की जो वॉइस है वो ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी, और जो गवर्नमेंट के डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ हैं वो किन तक पहुंचाएगी, लोगों तक पहुंचाएगी। अब एक इसका मैं अभी रिसेंट का एग्जांपल यूज़ करूं तो कोविड-19 के टाइम पे जिस तरीके के जैसे लॉकडाउन्स हुए, और हमेशा आप देखोगे कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद गाइडलाइंस चेंज होती गई, जैसे सिचुएशन बेटर हुई या तो वर्स्ट हुई। अगर वर्स्ट हुई है तो जो हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे मूवमेंट के या अदर चीज़ों के, उसकी और भी गाइडलाइंस निकाले गए। तो गवर्नमेंट वो गाइडलाइंस लेकर आई, बट लोगों तक कम्युनिकेट किसने किया था, ब्यूरोक्रेसी ने, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। आपके क्षेत्र का वो डीएम हो सकता है, एसएसपी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर फिर फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल्स की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो जो जो आपके लोकल ऑफिसर्स होते हैं वो फर्दर कम्युनिकेट करते हैं कि ये इन चीज़ों की इस एरिया में ज़रूरत है, राइट। तो ये सब ये होता है पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन में ब्यूरोक्रेसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक तरीके का ये ब्रिज का काम करती है, एक तरफ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ आम पब्लिक है, उसके बीच में ब्रिज का काम करती है। दोनों ही लोग दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने का काम करती है। तो इन सारे पॉइंट से हमें ये पता चला कि ब्यूरोक्रेसी की जो ड्यूटीज़ हैं हमारी सोसाइटी में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जब ड्यूटीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है ब्यूरोक्रेसी, तो बट ऑब्वियस है कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो रोल होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा सोसाइटी में। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो हमने देखा था जो सोशल चेंज लाने में, राइट। ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है सोशल चेंज लाने में, वो भी पॉजिटिव सोशल चेंज लाने में। सोसाइटी में जितनी भी जो सोशल इविल्स प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो आपकी, चाहे वो चाइल्ड मैरिजेस हो, राइट, चाहे वो वुमेन इलिटरेसी हो, वुमेन एजुकेशन को लेकर, या डोमेस्टिक वायलेंस हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों को चेंजेस लाने में, उन पे इम्प्रूव करने में ब्यूरोक्रेसी का बहुत ही अहम रोल है। तो जितने हमने फंक्शंस पढ़े हैं उन्हीं पॉइंट्स को लेकर आप रोल इनका डिस्क्राइब कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, ब्यूरोक्रेसी के पास है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक ब्रिज का काम करती है गवर्नमेंट और आम पब्लिक के बीच में। कोविड-19 का एग्जाम्पल लेकर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो गाइडलाइंस थी उनको ब्यूरोक्रेसी या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो कम्युनिकेट कर रहा था। ओके, देन रिकॉर्ड कीपिंग में। अब रिकॉर्ड कीपिंग का ये मतलब है कि जो डाटा होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हम चाइल्ड मैरिजेस का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक सोशल एग्ज़ाम्पल है। तो चाइल्ड मैरिजेस को जो रिकॉर्ड होगा ना कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में चाइल्ड मैरिजेस के कितने सारे केसेस हैं, ये एक रिकॉर्ड है। तो 2 साल बाद इसका फिर से एक तरीके से रिव्यू किया जाएगा कि अभी क्या स्टेटस है चाइल्ड मैरिजेस का पर्टिकुलर एरिया में। तो अब हो सकता है वो इंक्रीज़ किया हो या डिक्रीज़ किया हो। अगर इंक्रीज़ करेगा तो जो टारगेटेड एक्शंस होंगे वो लिए जाएंगे। अगर डिक्रीज़ किया है तो अच्छी बात है, फर्दर जो हमारे पॉलिसीज़ हैं उसे कंटिन्यू किया जाएगा। तो रिकॉर्ड बनाने में जो ये रिकॉर्ड रखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्यूरोक्रेसी का। देन रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, देन फर्दर रोल इन लॉ मेकिंग, लॉ एग्जीक्यूशंस, जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। देन एडवाइजरी रोल्स टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, देन रनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल हैं जो आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल्स मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी इनफ एग्ज़ाम्पल्स दे दिए हैं पॉलिसीज़ को लेकर। और जो भी कॉन्टेम्पररी स्कीम्स न्यूज़ में चल रही होती हैं ना, आप उनको एक जगह नोट डाउन कर लो, और आप उसको एक जगह, जो मैंने बताया था ना कि कैसे हाउ टू मेक नोट्स, तो उसमें जाकर वो सारी स्कीम्स एक जगह लिख लो, 5-6 स्कीम्स जो न्यूज़ पे बनी हुई हो।
आप जाकर उसे एग्ज़ाम पे मेंशन करना, आपको देखना कि जो आंसर है उसमें कितनी वैल्यू एडिशन होती है। जब वैल्यू एडिशन होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, राइट। ये मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ आपको कि आपका जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, अपने आंसर की वैल्यू एडिशन में। और वैल्यू एडिशन आप तभी कर पाएंगे जब कॉन्टेम्पररी एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को उस पर एडिशनल चीज़ें जोड़ेंगे। फर्दर चलते हैं कि जो मॉडर्न डे में जो ब्यूरोक्रेसी है, इसका जो रोल है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मॉडर्न डे सोसाइटी में जो ब्यूरोक्रेसी है इसका रोल इम्प्रूव हुआ है या बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, व्हाट आर दीज फैक्टर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके का साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उसी तरीके से सिचुएशन चेंज हो रही है और डिमांड जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या वेलफेयर की सर्विसेज हैं वो बढ़ रही हैं। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। सो मॉडर्न डे में जिस तरीके से सोसाइटी का एडवांसमेंट हुआ है, ज़रूरी है ना कि जो नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी उसका भी एडवांसमेंट होगा ना, वो भी डेवलप होगा। इसकी वजह से मॉडर्न डे में जैसे जैसे सिटीजन्स अवेयर हो रहे हैं अपने राइट्स को लेकर, राइट, तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है, स्वाभाविक सी बात है, वो अपना रोल को भी इम्प्रूव करना होगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से गवर्नमेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि जो सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही थी, जो रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ रहा है, उसको रिड्यूस करना है, ब्रिज करना है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। क्योंकि डेमोक्रेसी में हम क्या बात करते हैं कि सभी को लिबर्टी, इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। इवन हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी ये सारी चीज़ें मेंशन है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बातें, आर्टिकल 16 आप मेंशन कर सकते हो। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आपने देखा कि रिच एंड पुअर के बीच में गैप बढ़ता है और ये सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस का रूप ले लेता है पॉलिटिक्स में। तो गवर्नमेंट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये इस गैप को या एक सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस को कम करे, रिड्यूस करे, अबॉलिश करे। देन इकोनॉमिक प्लानिंग। अब जैसे जैसे आप देखोगे बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म लिए गए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो LPG रिफॉर्म। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ग्लोबलाइजेशन। तो जैसे जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस से इकोनॉमीज़ इंटीग्रेट होती हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो अभी ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इकोनॉमिक प्लानिंग को वो बहुत ही स्ट्रेंथन करे और जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सेव करे, राइट। इसके बाद से इंडिया में जैसे आप देखेंगे कि अभी हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने, इसका भी एग्जांपल दे सकते हो। क्योंकि 21वीं सेंचुरी की जो डिमांड है ना, उसके अकॉर्डिंग शायद प्लानिंग कमीशन नहीं परफॉर्म कर पा रहा था। अभी ज़रूरी हो गया है कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाएं और हम बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करें। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये है कि जो प्लानिंग होनी चाहिए वो लोकल लेवल से इनपुट्स आने चाहिए, राइट, ना कि सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए कि ऊपर से सेंटर ने जो प्लान बना दिया, वो हो सके उस रीज़न के लिए रेलेवेंट हो या ना हो, राइट, तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रह जाता। तो ज़रूरी है कि नीचे से इनपुट्स आएँ लोकल लेवल से, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में उसको बेटर एड्रेस किया जा सके। देन जो जिस तरीके के क्राइसिस सोसाइटी में चल रही हैं, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो सोशल क्राइसिस हो, चाहे वो हेल्थ क्राइसिस हो, जैसे कोविड-19 के टाइम पे जो पैंडमिक क्राइसिस हमने हेल्थ क्राइसिस देखी, तो इसके मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल था। तो इस तरीके की क्राइसिस जब सोसाइटी में आती हैं तो सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है ना वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाती है, इनकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। कोविड-19 को मैनेजमेंट करने में जो हेल्थ क्राइसिस आई है उसको एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल था, राइट, कि किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, किस तरीके के जो लोग मूवमेंट ना कर पाएँ। क्योंकि जब ये जो प्रॉब्लम्स थी कि इसकी सीरियसनेस को हो सकता है जो आम पब्लिक है वो इतना समझ ना पाए,
और वो तो बाहर निकलेंगे। आपने बहुत सारे हेडलाइंस और वीडियोस देखे होंगे कि किस तरीके से पुलिस और जो हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थी, किस तरीके से उन्होंने इसे ऑपरेट किया था, जितने भी गाइडलाइंस थे। देन इसके बाद से पॉपुलेशन। अभी प्रेजेंट में एक फिनोमिना देख रहे होगे मॉडर्न डे टाइम पे सोसाइटी में, अर्बनाइजेशन का फिनोमिना। जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो और बढ़ रही हैं, राइट। नए नए अर्बन सिटीज़ बन रहे हैं, हमारे टाउन्स एक्सपैंड कर रहे हैं, और जो लोग हैं वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर रहे हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें पुश फैक्टर्स या पुल फैक्टर्स हम लोग कहते हैं, कि मतलब हो सकता है वो अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शहर में जा रहे हों, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे जॉब के लिए शहर में जा रहे हों ना। तो जब ये माइग्रेशन होता है, अर्बनाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो अदर प्रॉब्लम्स इसके साथ में आ जाती हैं। अब जैसे शहर में जाकर सैनिटेशन, हेल्थ, शेल्टर, फूड, ये सारे इश्यूज़ आएंगे। तो यहाँ जब ये फैक्टर्स नए नए प्रोसेसेस हो रहे हैं और इनकी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ब्यूरोक्रेसी है इसका रोल इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि लोगों को फूड प्रोवाइड करना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है। एंड जो ये अर्बनाइजेशन हो रहा है ये सस्टेनेबल मैनर में हो, राइट। देन इमर्जेंस ऑफ द वेलफेयर स्टेट। ब्यूरोक्रेसी में आपने देखा कि डेमोक्रेसी में वेलफेयर स्टेट डे बाय डे और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, क्योंकि अब सिटीजन्स, जो आम पब्लिक है, वो ज़्यादा अवेयर है। सोशल मीडिया के थ्रू उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, राइट। जब हर तरीके की उस पर इंफॉर्मेशन जा रही है, उसको नॉलेज हो रहा है, अवेयरनेस हो रही है, तो वो डिमांड्स भी करेगी ना गवर्नमेंट से। तो जो वेलफेयर स्टेट का नेचर है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो सोशल सर्विसेज की भी डिमांड बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर फिर से जो ब्यूरोक्रेसी है उसका रोल इंक्रीज़ होता है, राइट। तो इस तरीके के पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी है मॉडर्न डे पे वो इंक्रीज़ हो रही है। और जो एग्जांपल्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं, कोविड-19 के एग्जांपल ज़रूर यूज़ करना, देन नीति आयोग, एलपीजी रिफॉर्म का, ये सारे एग्जांपल्स आप यूज़ करिएगा। तो फैक्टर्स अगर आपने समझ लिए हों तो फर्दर एक स्टेप हम आगे चलते हैं कि भाई अब प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमने अच्छी चीज़ें तो देख ली कि हाँ भाई ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा काम कर रही है और जो रोल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डे बाय डे इंक्रीज़ भी हो रहा है इसकी इम्पॉर्टेंस। तो अब बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी, राइट। जैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी बुराई करते हैं बैठ के ना, कि भाई डीएम ने ये नहीं किया या गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, करते हैं ना क्रिटिसाइज़। तो कुछ तो फैक्टर्स होंगे, कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी जो अफेक्ट कर रही हैं परफॉर्मेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो ये देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड एक जनरल सा पॉइंट है कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अभी देखो प्रेजेंट में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स की बहुत सारे जैसे पीएसयूज़ हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बैंक्स हैं, तो इनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। एक और जैसे न्यूज़ चलती रहती है जैसे कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, एयर इंडिया का हो ही गया, आपने देखा। तो ये क्यों हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन को हम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, और हमें क्यों लग रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर है इसको प्राइवेट कर देंगे तो इसकी इफ़िशियंसी या परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, तब ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर है ना, जो ब्यूरोक्रेसी भी पब्लिक सेक्टर में ही आती है, राइट, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अब जब प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो 21वीं सेंचुरी में जिस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और जिस तरीके का कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, दे आर अनेबल टू परफॉर्म अप टू द स्केल, राइट। इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं है। सो दिस इज़ द रीज़न, ज़रूरी है कि इसे प्राइवेटाइज़ किया जाए और इसकी इफ़िशियंसी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। एंड दूसरी है पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग। अब कैपेसिटी बिल्डिंग्स बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वन फैक्टर इज़ दैट ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग कितनी इफ़ेक्टिव दी जा रही है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, इस जो ट्रेनिंग पर हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो डिपेंड करती है।
एंड आप सब तो अवेयर ही हो कि ट्रेनिंग किस तरीके से होती है। देन इसके बाद से जो इंडिया में जो एक सिस्टम आप देखते होंगे, इंसेंटिव सिस्टम्स जैसे हम कहते हैं, कि आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपका ग्रो होना, आपको प्रमोशन मिलना, राइट, आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलना। आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर में एक चीज़ रहता है, मैं आई एम नॉट एडमायरिंग द प्राइवेट सेक्टर हियर, एंड ऐसा नहीं है कि बट मैं एक कंपैरिजन करके प्रॉब्लम्स को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर से जब कंपैरिजन करके बताऊँगी तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग शायद बेटर हो पाएगी। तो जो गवर्नमेंट में प्रमोशन इन ऑल है ना, ये मेरिटोरियस नहीं होते हैं। दिस इज़ द कॉमन रीज़न इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज़ कि जो प्रमोशन है, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, वो हो सकता है मेरिटोरियस ना हो, या तो वो फिक्स्ड होता है कि 5 साल बाद प्रमोशन होना ही है बाय डिफ़ॉल्ट, आप कैसा भी परफॉर्म कर रहे हों, राइट। और या तो फिर दैट डिपेंड्स ऑन द सम इंडेक्सेस जो सीनियर्स बनाते हैं। फिर यहाँ पे शुरू हो जाता है बटरिंग एंड ऑल का सिस्टम, राइट। तो परफॉर्मेंस, कई बार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस को या मेरिट्स को जज नहीं किया जाता। देन इसके बाद से रिजिड एंड आउट मोडेड रूल्स, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी का जो नेचर है, जो वर्किंग स्टाइल है, दैट इज़ वेरी रिजिड, क्योंकि वहाँ पे एक हायरार्की काम करती है, जो जूनियर, सबऑर्डिनेट, जूनियर, सीनियर्स, ये हायरार्की जो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, और आप ना जंप नहीं कर सकते हो इन स्टेजेस को, इन लेवल्स को। यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स एंड द प्रोसीजर। और इस सिनेरियो में क्या हो जाता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत डिले हो जाती है। जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिले होगी तो जो परफॉर्मेंस है उस पर भी तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, जो रिजल्ट हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि किस तरीके से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है इसकी। अब आरटीआई आ तो गया है, देखो यहाँ पर अब आरटीआई को भी मेंशन करना कि एक अच्छा स्टेप है आरटीआई, जहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बाय यूजिंग आरटीआई, और इस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ही आरटीआई लाया गया था। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसको अभी भी आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है, राइट। और इस तरीके से देखोगे कि जो आरटीआई का पर्पस था वो सर्व नहीं हो पाता, ओके। तो ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो सिविल सर्विसेज के या ब्यूरोक्रेट्स के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है, जैसे कि आर्बिट्रेरी ट्रांसफ़र्स। मतलब ये तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स पे डिपेंड करेगा ना, कि आप अगर उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो जाओ यहाँ ट्रांसफ़र, वहाँ ट्रांसफ़र। सो दीज काइंड ऑफ जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है वो ब्यूरोक्रेट्स की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है कि इरोजन इन एथिक्स एंड वैल्यूज़। अब इसकी वजह से जब एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ कम होती हैं, इरोड होती हैं, तो क्या होता है, करप्शन बढ़ेगा, नेपोटिज्म बढ़ेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें आप बहुत सारे करप्शन के यहाँ पे एग्जांपल्स दे सकते हैं, 2G स्कैम का एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर। देन रेसिस्टेंस टू चेंज, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो एक्सपर्ट हाईलाइट करते हैं टाइम टू टाइम। अभी हम कुछ कमेटीज़ भी देखेंगे जिन्होंने हाईलाइट किया है इस पॉइंट को। रेसिस्टेंस टू चेंज का मतलब ये है कि जो रिजिड नेचर है ब्यूरोक्रेट्स का, सिविल सर्वेंट्स का, वो उसी पर बने रहना चाह रहे हैं, उसी पे कंफर्टेबल हैं। जो नए चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या कुछ भी हो, उसको अडॉप्ट करने में बहुत ही स्लो होते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं याद दूँ, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बहुत सारे जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस किए गए हैं ना इंडिया के, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, आपको नहीं लगता? अब हम इन्हें ला रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी में, अब ये चेंजेस ला रहे हैं, सो ऑलरेडी कितने लेट हैं। सो दिस रेसिस्टेंस टू चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है परफॉर्मेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, ओके। नेक्स्ट, तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने आंसर को कभी भी यहाँ तक मत छोड़ना। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि 1-2 मेजर्स या सजेशंस देकर आप अपने आंसर को कंक्लूड करना। क्या सजेशंस दे सकते हो?
आप इसमें यूज़ करना कुछ ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि सेकंड ARC जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया था, इसके बाद से एक होता कमेटी 2004 में बनाई गई थी, तो इनकी रिकमेंडेशन को यूज़ करना ताकि आप अपने सजेशंस को या आंसर में वैल्यू एडिशन कर पाओ। अब जब मैं वैल्यू एडिशन की बात करती हूँ तो यही सारे वो पॉइंट्स होते हैं जो आपके आंसर में वैल्यू एडिशन करते हैं। हो सकता है आपके जो बैचमेट्स होंगे वो इस तरीके के पॉइंट्स नहीं मेंशन करेंगे, और जब आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेंशन करते हो तो आपको उनसे अलग नंबर भी मिलेंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड ARC एंड होता कमेटी कुछ जनरल से रिकमेंडेशंस हैं, जैसे कि IT का एडॉप्शन किया जाए, गवर्नेंस को अडॉप्ट किया जाए, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। अब जब हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं सिटीजन्स को, तो क्यों हम उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के चक्कर्स लगवाते हैं। भाई आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो ना कि सिटीजन्स अपना जाए, लॉगिन करे और सारी सर्विसेज वहाँ से एक्सेस कर सके। उसे क्यों जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ तक ट्रैवल करना पड़े, इतना टाइम वेस्ट करना पड़े, रिसोर्सेज वेस्ट करना पड़े, वहाँ तक जाए, फिर उस दिन हो सकता है काम ना हो, नेक्स्ट डे काम ना हो। तो ये सारा जो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि हमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसे अडॉप्ट करना चाहिए और गवर्नेंस को गवर्नेंस में स्विच करना चाहिए, वो भी इफ़ेक्टिवली। अब सिर्फ नाम का नहीं कि हमने प्लेटफॉर्म बना रखा है, हेल्पलाइन नंबर कर रखा है, बट दैट इज़ नॉट ऑपरेशनल, वो काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, देन डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना है, ख़त्म करना है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग्स पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब जो ट्रेनिंग्स है वो इफ़ेक्टिव हो, जो प्रेजेंट टाइम की प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल कर सकें ब्यूरोक्रेट्स। देन कोड ऑफ एथिक्स, ताकि करप्शन को कम किया जा सके, नेपोटिज्म को कम किया जा सके। देन अकाउंटेबिलिटी लाना पब्लिक सर्विसेज में, ट्रांसपेरेंसी लाना। ओके, तो ये सारे कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं आप और अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि आज के लेक्चर्स पे आपको इनफ पॉइंट मिल गए हों कि आप ये आंसर लिख सकते हो कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन अ डेमोक्रेसी। ओके, सो कमेंट में मुझे बताना कैसा लगा आज का लेक्चर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।